नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात के कई इलाकों में मानसून की पहली ही बारिश से कैसे मच गया है हाहाकार। विधानसभा उपचुनाव को लेकर किसकी कितनी तैयारियां हैं और क्या है अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ा बड़ा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारी बारिश के बाद जो हाहाकार मचा हुआ है उससे, क्योंकि गुजरात में मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून की दस्तक के साथ ही कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। पहली ही बरसात में कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, सड़कों पर कारें बह रही हैं, मगर सबसे ज्यादा मार बोटाद पर पड़ी है। किसे मालूम था कि मानसून आएगा तो ऐसे आएगा कि बहा ले जाएगा लोगों की कार, बहा ले जाएगा लोगों का घर-बार, बहा ले जाएगा खुशियों का संसार, बहा ले जाएगा लोगों की सांसें। वैसे तो मानसून ने गुजरात में तबाही मचा दी है, मगर बोटाद में पानी कहर बनकर बरसा है। मूसलाधार मुसीबत ने बोटाद में कोहराम मचा दिया है। एक दिन पहले की तस्वीरें हैं। देखिए, एक कार को पानी बहाए ले जा रहा है। कार में दो युवक सवार हैं। किनारे पर खड़े लोग चिल्ला रहे हैं कि कार से कूद जाओ। बाहर निकल जाओ। बाहर निकल, बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। पानी के बीच में कार में बंद ये लोग किनारे खड़े लोगों की बात मानते हैं और कार से कूद जाते हैं। खुशकिस्मती ये रही कि गांव के लोगों ने दोनों युवकों को बचा लिया। कार बह गई तो बह गई। उसी बोटाद की दूसरी तस्वीर देखिए। पानी के बीच में ये कार फंसी पड़ी है। लोग इसे रस्सी के सहारे खींच रहे हैं। पूरी कोशिश है कि किसी तरह से कार को बहने से बचा लिया जाए। पूरा जोर लगाया जा रहा है, कार को बहने से बचाया जा रहा है। बोटाद जिले के ही गधाडा में देखिए, ये कार फंस गई। इसमें बैठे ड्राइवर को तो बचा लिया गया, मगर कार की ये हालत हो गई। फायर नो कॉल मळता खोडियार मंदिर पास एक चालक फसाई गयो तो फायर टीम અને જીસીબી ની મદદથી નગરપાલિકાના જીસીબી થી આપણે સહી સલામત એનું રેસ્ક્યુ કરીને બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યો। पानी ने यहाँ सिर्फ माल का नुकसान नहीं किया है, बल्कि जान का नुकसान भी किया है। एक परिवार मंदिर में दर्शन करके वापस लौट रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आई और कार पानी के बीचों बीच पलट गई। कार में कुल 9 लोग सवार थे। सब परिवार और रिश्तेदार थे। उनमें 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 7 लोग पानी में बह गए। 7 में से भी 4 के शव मिले हैं। 3 लोग अब तक नहीं मिले हैं। नामालूम पानी उन्हें कहां बहा ले गया। गाड़ी से हम टोटल 9 लोग थे। हमारे सुरजन दादा है, वो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे, तो दर्शन करके रिटर्न आ रहे थे तो थोड़ा बहुत पानी था। गाड़ी इको गाड़ी थी, उसमें रेस खत्म हो गई, गाड़ी बंद हो गई पानी अड़ने से। फिर हमने बचाव के प्रयास किया। दादा और मेरी मौसी थी, उस 2 लोग को मैंने गाड़ी से नीचे उतारा और पीछे से पानी का प्रवाह है तो गाड़ी मोड़ गई, पलटी खा गई और सब लोग प्रवाह में बह गए। और मैंने उतर के गाड़ी से ऊपर की बारी खोली और उतारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी मेरे पर गिर गई और मैं पानी में डूब गया। लेकिन पलटी खा गया तो निकल गया, जैसे तैसे करके मैं बच गया और मेरे मौसा थे वो भी आगे जाके बच गए और वो 7 लोग बाकी के थे, वो लोग अभी नहीं मिल रहे। बोटाद वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि मानसून की शुरुआत में ही उन्हें इस भयानक विपदा का सामना करना पड़ेगा। बोटाद शहर के भीतर की तस्वीरें देखिए। सड़कें लबालब हैं। ऐसा लगता है कि समंदर शहर के अंदर घुस आया है। लोग डूब डूब आ रहे हैं, डूब डूब जा रहे हैं, किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। देखिए, बोटाद शहर के भीतर पानी के बीचों बीच ये ट्रैक्टर निकल रहा है। अंदाजा लगाना आसान है कि सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बोटाद में मानसून ने तबाही मचाई है। ऐसी तबाही जिसमें लोगों के बह रहे हैं दुकान, बह रहे हैं सामान, बह गई है जान। आज तक
गुजरात के भावनगर, नवसारी, कच्छ और अमरेली में भी बादल जमकर बरसे हैं। इतना बरसे हैं कि सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है। कई जगहों पर पानी 2-3 फीट तक भरा हुआ है। भावनगर में तो बाढ़ के जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ कई सारे वाहन जलधारा में बहते हुए नजर आए। इसे तबाही नहीं तो और क्या कहेंगे कि इतनी जोरदार बरसात हुई है कि नदी नाले उफान मारने लगे। शहर के बीच से ऐसी जलधारा निकली जिसमें सब कुछ बहा ले जाने की बेताबी थी। तस्वीरें भावनगर की हैं। देखिए, बह रही है बाइक, बह रहा है स्कूटर, बह गया है टेम्पो, बहा जा रहा है ऑटो। भावनगर में बादलों ने तबाही मचा दी है। ऐसी बरसात की चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। पानी की चपेट में जो भी आ रहा है बहता जा रहा है। इसी तस्वीर को देख लीजिए, सड़क पर ऐसी जलधारा। बेहिसाब बरसात से गुजरात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जनजीवन को पानी ने अस्त व्यस्त कर दिया है। बेहिसाब बरसात और बिजली गिरने से गुजरात में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 36 घंटे में हुई जोरदार बरसात से कई गांव प्रभावित हैं। निचले इलाकों में जबरदस्त जल जमाव है। गुजरात में जूनागढ़ की विसावदर और मेहसाणा की कड़ी विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव और इसके लिए गुरुवार को मतदान किया जाना है। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार उपचुनाव की जंग बड़ी दिलचस्प मानी जा रही है क्योंकि सभी पार्टियों ने जोरदार प्रचार किया और तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता भी प्रचार करते हुए नजर आए। गुजरात में विसावदर और कड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। कहने को तो सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन जीत के लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। जूनागढ़ की विसावदर हो या मेहसाणा की कड़ी विधानसभा सीट, दोनों जगह चुनावी जंग जबरदस्त देखने को मिल रही है। विसावदर विधानसभा सीट हमेशा से खास रही है क्योंकि यहाँ जनता विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार पर भरोसा जताती रही है। जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ बीजेपी जीतती थी। जब गुजरात में बीजेपी का शासन आया तो यहाँ की जनता ने कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया। इस बार विसावदर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने कद्दावर नेता गोपाल इटालिया को चुनाव मैदान में उतारा है तो कांग्रेस भी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने 12 साल के सूखे को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यह चुनाव प्रचार बहुत ही शानदार रहा। पिछले 2-2.5 महीने से लगातार प्रतिदिन मैं ग्राउंड पे बना रहा, गांव-गांव जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, हजारों लोगों से मिला। मैंने उनकी बात सुनी, अपनी बात उनको कही और इस तरीके से यह चुनाव प्रचार सिर्फ चुनावी प्रचार न बनते हुए एक परिवार का मिलन, जनसंपर्क बना और उस जनसंपर्क के कारण बहुत प्यार मिला, बहुत मुझे रिस्पेक्ट मिली जनता से और इस चुनाव प्रचार में बहुत मज़ा आया। लोगों में काफ़ी जोश है, लोग उत्साह में हैं, लोग आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को वोट करना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी श्रद्धा है कि इस बार चुनाव में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। विधानसभा में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और मुझे विश्वास है विसावदर विधानसभा की जनता पर कि वो आने वाली 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। मात्र एक ही मैं स्थानिक उम्मीदवार हूँ और मुझे मेरे विसावदर की जनता पे भरोसा है, वो मुझे भारी बहुमत दिलाएगी और आने वाली 23 तारीख को कांग्रेस का परचम यहाँ पे लहराएगा। भारतीय जनता पार्टीना सिम्बोल ઉપર ચૂંટાયેલ ધારાસભ્યને ચૂંટાવી અને 800 દિવસની અંદર બાકી રહેલા કામો પૂર્ણ કરવાનો જે અમારો રોડમેપ છે એને લોકો ખૂબ આવકારી રહ્યા છે। मेहसाणा की कड़ी विधानसभा सीट पर भी 2.5 लाख से ज्यादा वोटर अपना विधायक चुनने के लिए वोट करने वाले हैं। ये कड़ी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने का दावा कर रही है। बीजेपी ने यहाँ राजेंद्र चावड़ा को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक रमेश चावड़ा पर भरोसा जताया है। कड़ी में माहौल बहुत अच्छा है और जनता का समर्थन भी ज्यादा है और हम जो पहले कड़ी में
जो नहीं जीते इतने ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। कड़ी में जो आखिरी दिन है आज प्रचार का, तो विधानसभा की जो सीटें पहले जो वोटों से जीती है उनसे भी ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। जो हम मानते थे कि यहाँ से हमें मत नहीं मिलेगा और यहाँ हम कहीं मतदान में पीछे रह जाएंगे, मगर जे लोग ने हमके हाथ दिखाया और हमको आवाज़ देके जब हम लोग प्रोत्साहित किया है, इससे हम ऐसा समझते हैं कि हम समझते थे कि हम 10,000 मत से जीतने वाले हैं, मगर ये लोग ने जो हमको अभी भरोसा दिलाया और जो हमारे साथ जो वो लोगों का जो व्यवहार था वो बहुत ही बढ़िया व्यवहार था और हम जंगी मतों से हम जीत जाएंगे। कड़ी हो या विसावदर, दोनों ही जगह वोटिंग से पहले सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये 23 जून को साफ हो जाएगा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और मेहसाणा से मनीष मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की अब हम बात करेंगे क्योंकि एक अपडेट है। विमान हादसे में जान गंवाने वाले अब तक 190 मृतकों के डीएनए सैंपल्स उनके परिजनों के साथ मैच हो गए हैं, जिनमें 157 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। प्लेन क्रैश के बाद घायल हुए स्थानीय लोगों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी था। उनमें से भी 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी दी है। 10:45 के जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें 190 डीएनए मैचिंग हो चुका है और उसमें से 157 लोगों को अपने स्वजन का मृतदेह सौंपा गया है। जो 33 बचे उसमें 5 अभी यहाँ पर प्रोसेस में है। 15 लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई दूसरा स्वजन का डीएनए मैच होना बाकी है। अहमदाबाद विमान हादसे में इकलौते बच्चे विश्वास कुमार आज अपने भाई के अंतिम संस्कार में बेहद ही भावुक नजर आए। विश्वास और उनके भाई अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट में सवार थे, लेकिन हादसे में विश्वास बच गए और उनके भाई की मौत हो गई। विश्वास जख्मी हालत में ही भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे। उन्होंने भाई को कंधा दिया और फूट फूट कर रोने लगे। आपको बता दें, अब आपको मिलवाते हैं अहमदाबाद के रहने वाले राजू पटेल से। ये विमान हादसे के बाद 15 मिनट में क्रैश साइट पर पहुंच गए थे। उन्होंने उस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया है वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं राजू भाई पटेल, जो कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ पहुँचे थे। राजू भाई, क्या आपने वहाँ से देखा था, क्या क्या चीज़ें बिखरी हुई थी जो कि आपको मिली थी? सर, मैं ये जो घटना हुई उसके 15 मिनट में ही पहुंच गया था और वहाँ पर जाके हमने देखा तो कुछ देखने का जैसा था ही नहीं, क्योंकि इतना धुआं था और जो अंदर की साइड में 15-20 मिनट तो कुछ काम कर सके ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं। जैसे धुआं कम हुआ, हम हमारे साथ यहाँ के लोकल प्रकाश भी पटेल करके थे, एक कल्पेश दंताणी करके थे, जो हमारी ऐसी टीम 5-7 लोगों की थी। हमने जाके देखा तो वहाँ पर लाशें बिखरी हुई पड़ी थी और वो टाइम पे, वो मोमेंट पे कुछ भी हमारे हाथ कुछ नहीं था। तो स्थानिक लोगों ने हमको पुराने कपड़े दिए, गेहूं के कोथड़े दिए, वो सब लेके हमने लाशों को कलेक्शन करके 108 में भिजवाए। 2-3 घंटा रेस्क्यू करके जैसे धुआं और मलबा धीरे धीरे साफ़ होने लगा, बॉडी रिकवर होने लगी, तो हमने देखा कि इन लोगों के ये मलबे के नीचे भी और कुछ सामान दिखाई दे रहा था। तो लोखंड की रोड और लकड़ियाँ लेके हमने उसको खंगालना चालू किया। तो 7 किलो की बैगेज वाला जो पार्ट था वो नीचे से हमने निकाला, तो उसमें से 4 रेड पासपोर्ट मिले, 6 इंडियन पासपोर्ट मिले, कई सारी ज्वेलरी मिली, 70,000 कैश मिला, भगवान की गीता मिली, फिर चांदी के बर्तन मिले, वो जो भी पूजा में जो यूज़ होते हैं वो सारे सामान हमने कलेक्ट करके वहाँ पर हमको जो अधिकारी को बोला था वहाँ पर हमने सुपुर्द कर दिया था। जब थोड़ा बहुत मलबा हटाने जैसी स्थिति में हुआ, उसके बाद लगातार राजू भाई ने जो चीज़ें ढूंढी उसमें कैश से लेकर ज्वेलरी शामिल थी, जो कि बाद में उन्होंने पुलिस को सौंपी है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर गेस्ट नेशन के तौर पर 51वें G7 समिट में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने दुनिया के ताकतवर नेताओं से मुलाकात भी की। इन मुलाकातों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी फोन पर बातचीत की, जिसमें पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और ये साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में कारोबार से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं हुई। वर्ल्ड लीडर से गले मिले, हाथ मिलाया और कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की। मौका था 51वें G7 समिट का, जिसकी मेजबानी इस बार कनाडा ने की। 3 दिनों के इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेस्ट नेशन के तौर पर शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से लेकर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज तक और मैक्सिको की राष्ट्रपति से लेकर यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष तक से मुलाकात की, जिसमें ट्रेड, रक्षा और सुरक्षा संबंधों से लेकर रणनीतिक साझेदारी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आतंकवाद जैसे कई अहम मुद्दों पर इन नेताओं से अलग अलग चर्चा हुई। भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। इन नेताओं से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर भी बात की। करीब 35 मिनट की इस बातचीत में उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 35 मिनट की इस बातचीत में पीएम मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई और दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। दरअसल G7 समिट से अलग पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी थी, लेकिन इजरायल और ईरान संघर्ष के बीच चलते ट्रंप को 17 जून को G7 छोड़कर अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके चलते ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद ट्रंप के कहने पर दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार भी कर लिया। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।